मैं हूं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और हमारे इस खास कार्यक्रम में सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा में रही और किसी न किसी रूप में चुनाव में असर डालेगी। अपने त्रिपुरा दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के दौरान एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही उनके बयान में एक मैसेज राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए भी था। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मैं बीजेपी अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस के अध्यक्ष। वे रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तो राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर आपको तैयार मिलेगा। उस वक्त 2019 के चुनाव के दौरान राम मंदिर निर्माण का मुद्दा गर्म था और बीजेपी की जीत में यह अहम मुद्दा भी था। तो अब 2024 के चुनाव आते आते एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा सियासी हलकों में तेज हो रहा है। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, बड़े राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। तो सियासत में खबर कभी पूरी नहीं होती जब तक उसके एंगल को ना समझा जाए, और इसी एंगल को समझने के लिए हमने आपके लिए एक चुनाव शाखा बनाई है। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड है जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेंगे। तो सीधे आपको लिए चलते हैं अपनी चुनाव शाखा, जहां मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलन सिंह राजपूत जी। शैलन जी, अमित शाह ने राम मंदिर की तारीख बता दी है, ऐलान कर दिया है कि 1 जनवरी 2024 को मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर की तारीख बताने के क्या कुछ सियासी मायने हैं? देखिए ऋतु, सियासत में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी टाइमिंग सही है तो बड़ी सफलता आपको मिलती है, अगर टाइमिंग गड़बड़ हुई तो फिर सफलता वैसी नहीं होती है। तो ये इसमें टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण, इसको 2 बिंदुओं पे हम समझ सकते हैं कि 2023 में ऋतु 10 राज्यों में चुनाव हैं, जिसमें से हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक जैसे बड़े राज्य भी हैं। तो अगर आज उन्होंने घोषणा की है, त्रिपुरा में भी चुनाव चल रहे हैं, अगर वहां चुनावी सभा में उन्होंने इस बात की घोषणा की है तो इसके कई मायने हैं। अब यहां से माहौल बनेगा। राम मंदिर तो बीजेपी का आधार ही रहा है और देश के बहुसंख्यक वर्ग से इसका जुड़ाव है और ये वर्षों पुरानी तमन्ना रही है लोगों की, राम मंदिर के दर्शन हो, रामलला वहां पर विराजमान हो। तो ये इसका पूरा फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये उसी का आंदोलन रहा है। तो 10 राज्यों में जब चुनाव है तो ये दिसंबर तक तो पूरे 23 का में माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि 1 जनवरी को अगर मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उसका माहौल अभी से बनने लगेगा। उसमें कई कार्यक्रम होंगे प्रदेशों में, शहरों में, कस्बों में, और इसका पूरा माहौल बना के इसका फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी करेगी। उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है तो ये माहौल वहां तक जाएगा। तो एक तो ये मायने है कि इसकी टाइमिंग इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसका जो माहौल दिख रहा है और जिस तरह से उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उस पर भी एक काउंटर अटैक करने की कोशिश अमित शाह ने की है। जिस तरह से अपने भाषण में उन्होंने सीधा राहुल पर निशाना साधा कि आप तारीख नोट कर लीजिए राहुल गांधी, तो ये एक सीधा अटैक हो उन पर। तो एक भारत जोड़ो यात्रा पर भी अटैक इसको माना जा सकता है। जी ऋतु, बिल्कुल शैलेंद्र जी, क्योंकि देखिए 2023 और 2024 दोनों ही सालों में चुनाव होने हैं और उससे पहले ये ऐलान की टाइमिंग तो खास है ही। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी शुरुआत से ही राम मंदिर को लेकर कई बयान दे चुके हैं। अब चूंकि ऐलान हो चुका है तारीखों का, तो क्या लगता है कांग्रेस किस तरह से काउंटर अटैक करेगी?
देखिए, कांग्रेस के लिए ये बड़ा मुश्किल है और सियासत में आपको खामोश रहने की आरामदायक सुविधा होती नहीं है, आपको बोलना तो पड़ेगा इसमें, लेकिन कांग्रेस के लिए सुविधाजनक यही होगा कि इस मुद्दे पर वो शांत रहे। लेकिन अब जब बोलना है तो देखिए, आप भारत जोड़ो यात्रा से ही इसको समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने जिस तरह से राम पर बहस छेड़ी, खासतौर से आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जब वो थे तो उन्होंने राम की एक बिल्कुल अलग ही व्याख्या की। वो सॉफ्ट हिंदुत्व पर रहे और राम को एक अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की कि जो बीजेपी के राम है या कांग्रेस के राम है उसमें अंतर बताया उन्होंने कहा कि सिया राम नहीं बोलते हैं आरएसएस और बीजेपी वाले। तो राम में एक नई विचारधारा डालने की कोशिश, एक नया कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की। मतलब वो राम से अलग भी नहीं होना चाहते और उसकी एक अलग व्याख्या के साथ जाना चाहते हैं जो जिसमें बीजेपी को अनकंफर्टेबल हो सकती है जिस पर थोड़ी सी। लेकिन ये लगता नहीं है कि ये इससे कांग्रेस, कुल मिलाकर कांग्रेस इसको मैनेज करने की ही कोशिश करेगी। एक बात और है कि कांग्रेस में एक धड़ा ये सोचता है कि हम इसका दूसरे तरीके से इसको काउंटर किया जाए। वो सोचती है कि ये श्रेय लेने की जो राजनीति है राम मंदिर के, कि इसको बीजेपी को अकेले श्रेय ना लेने दिया जाए। उसमें वो राहुल गांधी को भी शामिल करना चाहते हैं कि ये बात भी उठाई जाए कि राहुल गांधी ने ही ताले खुलवाए थे बाबरी मस्जिद के 1986 में, उसके बाद शिलान्यास भी हुआ 3 साल बाद। तो ये बातें उछाली जाए और फिर उसके बाद नरसिम्हा राव जब 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढांचा ढाया गया तब वो थे और उन्होंने खामोशी अपना कर रखी। तो एक इस तरह राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की बात उठाकर कि कांग्रेस प्रधानमंत्रियों का भी इसमें योगदान है, इस तरह की बात उछाली जाए। लेकिन इसमें नुकसान भी हो सकता है क्योंकि ये अगर बात ठीक से कन्विंस नहीं हुई, जनता तक ठीक से नहीं गई तो इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। इसलिए कांग्रेस तो कंफ्यूज है, लेकिन इस पूरे मसले को वो कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश करेगी कि वो राम विरोधी भी ना दिखे और बीजेपी को भी पूरा फायदा ना लेने दे। तो लेकिन कांग्रेस के लिए कठिन समय होगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, कठिन समय होगा क्योंकि 2019 में भी जिस तरह से हमने देखा कि राम मंदिर का मुद्दा बेहद खास रहा और अब आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले भी क्योंकि तारीखें ऐलान कर दी गई हैं तो कह सकते हैं कि अब इस पर भी चर्चाएं भी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो चलिए अब बारी है बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में आपको लिए चलते हैं मंदसौर की गरोठ विधानसभा। अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी ये विधानसभा राजस्थान की सीमा से लगी है। अफीम की खेती और गांधी सागर बांध के लिए मशहूर है। यहाँ के अपने समीकरण हैं और अपने मुद्दे भी। तो चलिए जानते हैं गरोठ विधानसभा का हाल। मंदसौर की गरोठ विधानसभा मध्य प्रदेश के आखिरी छोर पर बसा गरोठ अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा है। राजस्थान की सीमा से लगा एक क्षेत्र अफीम की खेती के लिए मशहूर है। अफीम में खिलते खूबसूरत फूल यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। साथ ही एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गांधी सागर बांध भी इसी सीट का हिस्सा है, जिसकी खूबसूरती भी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। ये विधानसभा जितनी खूबसूरत है उतना ही दिलचस्प यहाँ का सियासी समीकरण है। फिलहाल 3 चुनावों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2018 में बीजेपी के देवीलाल धाकड़ ने यहाँ से जीत हासिल की और बीजेपी को भरोसा है कि शिवराज सरकार के कामों के दम पर 2023 में भी बीजेपी का ही परचम यहाँ लहराएगा। इसका चुनाव तो वैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है और जैसा भी पार्टी निर्देश देती है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को तैयार रख लेता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बहुत स्पष्ट है। राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास को अग्रणी रख करके चुनाव मैदान में जाती है। इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूरे देश में और प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। करीब 2.5 लाख मतदाताओं वाली इस सीट पर कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में रही है। कांग्रेस के सुभाष सुजतिया यहां से 3 बार विधायक रहे, लेकिन 2013 के बाद से कांग्रेस यहां जीत के लिए तरस रही है। हालांकि 2023 में कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल से जनता खुश है। साथ ही उन्होंने बीजेपी विधायक पर विकास न करने का भी आरोप लगाया। 2023 में पूर्ण बहुमत से जनता के विश्वास की सरकार कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि कोई सा भी वर्ग आज किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, कोई सा भी वर्ग हो, चाहे किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, कमलनाथ जी की सरकार से आज लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं
और पूर्ण बहुमत से कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार 2023 में पुनः आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता की लंबे समय से चली आ रही गरोठ को जिला मुख्यालय बनाने की मांग अभी भी अधूरी है। छोटे छोटे कामों के लिए 120 किलोमीटर दूर मंदसौर जाना पड़ता है। संतरे की खेती के लिए प्रोत्साहन न मिलने से किसान नाराज हैं, तो वहीं इंदिरा सागर बांध के आसपास पर्यटन के लिए विकास न होने से भी लोगों में नाराजगी है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी जनता खुलकर अपनी बात रखती है। 5 सालों में भाजपा सरकार ने जो किया है जनता के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, और पेयजल को लेके अपने भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा गांव में भी लेकर गांव की सड़क वगैरह सब कुछ अच्छा बनाया है। और 2023 में जनता यही चाहती है कि वापस से भाजपा सरकार बने। क्षेत्र में सड़क, पानी, घर घर नल जल योजना और सिंचाई के लिए नहरें, ये प्रमुख मुद्दे हैं। इसके साथ ही जो भी प्रधानमंत्री आवास है वो भी बने हैं और लोगों की सभी जरूरतें लगभग पूरी हो गई हैं। भाजपा सरकार में संपूर्ण विकास हुआ है। सर्दी में गिरते तापमान के साथ 2023 को लेकर सियासी पारा धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जो बताता है कि सर्दी कितनी ही पड़े लेकिन सियासी सरगर्मी भी कुछ कम नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राहुल धागर, बंसल न्यूज, गरोठ। तो चलिए अब जान लेते हैं कि प्रदेश की सीमा पर बसी गरोठ विधानसभा सीट का सियासी इतिहास क्या है। मंदसौर जिले की अहम विधानसभा सीट है गरोठ विधानसभा। इसके साथ ही आपको बता दें, राजस्थान की सीमा से लगा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। 3 चुनावों से इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है। साथ ही साल 2018 में बीजेपी के देवीलाल धाकड़ ने सीट पर जीत दर्ज की। कांग्रेस से सुभाष सोजतिया इस सीट पर 3 बार विधायक रह चुके हैं। और विधानसभा में मतदाताओं की संख्या की बात करें तो करीब 2.5 लाख मतदाता गरोठ विधानसभा में हैं। है हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में मिलिए रतलाम के पूर्व विधायक पारस सकलेचा से और जानते हैं कि 2023 के चुनाव को लेकर क्या है विपक्ष की तैयारी। 2023 के चुनाव की चर्चा के लिए आज हम आ गए हैं रतलाम शहर के पूर्व विधायक पारस सकलेचा के पास और उनसे जाने ये कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएगी और किस तरह से वोटर्स को लुभाएगी। देखिए, स्टेट लेवल पर तो हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे मुझे आरोप पत्र समिति का उपाध्यक्ष बनाया, मुझे मुद्दे को फाइंड आउट करने के लिए जिम्मेदारी भी दी है, तो उसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है और उसके बाद भी सरकार के अनेक घोटाले हैं। ऐसे सारे मुद्दे लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। रतलाम शहर में हमारे जो मुद्दे रहेंगे कि पिछले 10 साल के इस कार्यकाल में, माननीय विधायक जी के 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने सॉलिड रूप से क्या काम किया। विज्ञापन की बात छोड़ दें, अखबार के अंदर कुछ छपवा देना तो कोई मामूली काम है। एक ही फोटो को 4 बार छपवा देना कि मैं कर रहा हूँ, ये इनकी फितरत में है। सॉलिड काम बता दें, आपने क्या पार्किंग की व्यवस्था को ठीक किया, आपने क्या शहर में यातायात की व्यवस्था को ठीक किया, आपने क्या शहर में स्कूलों की व्यवस्था को ठीक किया। आप देखिए कितनी शर्म की बात है कि स्कूल शिक्षा के अंदर 1ली से लेकर 8वीं तक की स्कूल शिक्षा में रतलाम का स्थान मध्य प्रदेश के अंदर 52वें नंबर पर, सबसे नीचे, कुपोषण में सबसे नीचे। तो ऐसी स्थिति में हम विधायक को आपने सॉलिड क्या काम किया। ये बातें करना कि सड़क बन रही है, सड़क तो सब दूर बन रही है, छोटे छोटे गांव सेलाना नामले जैसे में सड़क बन रही है। आप क्या बना रहे, पैसे आ रहे सड़क के लिए तो सड़क बन रही है। आपका काम बता दीजिए कि आपने जनता के अंदर क्या काम किया, शहर के विकास के लिए, शहर के व्यापार के विकास के लिए आपने क्या काम किया। 1.5 साल की सरकार रही कांग्रेस की, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार चली गई, क्या कारण मानते हैं और आने वाले भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या ठोस कदम उठा के क्या चुनाव मैदान में उतरेगी। देखिए, आपने बहुत गंभीर मुद्दा बोला है कि सरकार क्यों चली गई। अब ये एक बड़ी बात है जो अपनी मेरी रेंज के बाहर है कि सरकार क्यों चली गई, पर जो सामाजिक रूप से हम मीडिया के माध्यम से देखते हैं वही बिंदु हमारे सामने है। लेकिन अब ये सरकार नहीं जाए उसके लिए हमारे सीनियर लीडर हमेशा गंभीर है और इस बार
टिकट देने में इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि ग्रुपबाजी से बचा जाए। उस सरकार का ज़्यादा ग्रुपबाजी के कारण था। जैसे एक ग्रुप के टिकट थे तो वो आदमी जब नाराज हुआ, उसे सत्ता का लाभ सुख नहीं मिल पाया, तो वो आदमी अपने ग्रुप को लेके चला गया। तो अभी इस बार ये पूरा तय किया गया है कि टिकट मेरिट से दिया जाए, टिकट सर्वे के आधार पर दिए जाए और टिकट जनता की राय के आधार पर दिए जाए। ग्रुपबाजी से टिकट नहीं दी जाए। अगर ग्रुपबाजी से टिकट नहीं होंगे, मेरिट के आधार पर टिकट हो गए, तो निश्चय ही वो खतरा नहीं होगा, खतरे से बच। तो ये थे पारस सकलेचा, जो आने वाले चुनाव में जहां जनता की महंगाई, बेरोजगारी व कृषकों के मुद्दे पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे। बंसल न्यूज के लिए रतलाम से दिलजीत सिंह मान। जबलपुर के खाने के लिए चाट और देखने के लिए भेड़ाघाट काफी मशहूर है। भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानें और चाट खाने के लिए तो दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और ऐसे में अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। तो चलिए संस्कार धानी, जहां चटपटे चाट के साथ चुनावी चटकारों की भी कोई कमी नहीं है। जबलपुर में देखने के लिए भेड़ाघाट और खाने के लिए चाट, क्योंकि जबलपुर की चाट इतनी मशहूर है कि यहाँ से दूर दूर से लोग जो है चाट खाने के लिए आते हैं। जबलपुर के लोग तो खुद वैसे दीवाने हैं इधर की चाट के। लेके 2023 चल रहा है और 23 में चुनाव भी है। क्या सोचते हैं लोग चुनाव को लेके? किस तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए? क्या मुद्दे होना चाहिए जिनको लेकर के जनप्रतिनिधि मैदान में आते हैं? कुछ युवा खड़े हैं, क्योंकि यही युवा पीढ़ी जो है ये चुनाव के रिजल्ट को डिसाइड करती है। किस तरह से देखते हैं आप 2023 में चुनाव है? किस तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए और क्या वो होना चाहिए? किसी भी पार्टी का कोई भी हो, लेकिन ऐसा हो जो जनसेवा करे और जनहित के लिए कार्य करे। क्या किस तरह से देखते हैं आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जनप्रतिनिधि, हाँ। जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, पर जनप्रतिनिधि तो ठीक है, पर जनता को ठीक होना चाहिए। भैया मोदी सरकार ने तो आप देख ही रहे हैं कि महंगाई में जिस तरीके के इन्हें स्थिति बना रखा है ना, तो हम तो चाहेंगे कि ऐसे में कांग्रेस ही आए, कांग्रेस की सरकार हो, क्योंकि हर आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। जैसे इनने वादे किए थे उसमें तो ये खरे उतरे नहीं। किस तरह का जनप्रतिनिधि आप सोचते हैं कि होना चाहिए? 2023 से चुनाव है मध्य प्रदेश में, किस तरह की सरकार होना चाहिए? क्या कुछ उम्मीदें हैं? नई सरकार कोई भी हो, लेकिन हमारे जो व्यापारी वर्ग जो है उसका ध्यान रखते हुए नई सरकार चुनाव, आने वाले चुनाव में अच्छे प्रतिनिधि को विचार करेंगे हम लोग। जो सरकार विकास करेगी उस सरकार को आना चाहिए, और सरकार तो बदलती रहना चाहिए। सब कुछ बदलना बहुत जरूरी है समय के साथ। मतलब जो विकास करे हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र का, हाँ, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, इससे कोई मतलब नहीं, बस व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। तो ये लोग हैं, यहाँ के आम नागरिक हैं, यहाँ के आम मतदाता हैं, खासतौर पर युवा हैं, ये सोचते हैं कि व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, जो एक मोटो को लेके चले, विकास के एक एजेंडे को लेके चले। वाकई में जो ऐसे आदमी को जो है ये मतदान करेंगे। कैमरामैन सुरेन पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। तो संस्कार धानी का चुनावी जायका तो हमने ले लिया, लेकिन अब वक्त है जन का मन टटोलने का। खरगोन में हमने जनता से जानी उनकी राय, साथ ही जाना कि इस बार वो कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं और सरकार से उनकी उम्मीदें क्या हैं। शिक्षा के लिए काफ़ी विकास की ज़रूरत है हमारे शहर या हमारे जिले खरगोन में। जैसे हम सब जानते हैं कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का जो स्थापित होना चाहिए था वो अभी तक हुआ नहीं है, जो कि सेंट्रल द्वारा ऑलरेडी सैंक्शन करा जा चुका है, बट काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है उसमें। तो मेरी सबसे पहले सरकार से यही उम्मीद है, जो भी नहीं बनती है, कि सबसे पहले मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज खरगोन में, प्रॉपर खरगोन में एस्टेब्लिश किया जाए। मैं चाहती हूँ मोदी जी जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं वो इनके वाले भी जो बनाते हैं सदस्य हैं जो उनको भी वैसा ही काम करना चाहिए, ताकि जनता भी फिर उनको बेइज्जत वोट भी दे और वो जीत के आए। छोटे मध्यम वाले रहते हैंगे और बड़े वाले वो तो निकल जाते हैं, और जो बीच वाले रहते हैं वो पिसा जाते हैं, उनको कुछ फायदा नहीं मिलता है, लेकिन देते तो बहुत है सरकार फायदा। नई सरकार से एक तो विकास चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए, और बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी हटना चाहिए, और भी भ्रष्टाचार बहुत हो रही है, भ्रष्टाचार पे भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए। तो खरगोन के जन का मन टटोलने के बाद अब बारी है शहडोल की। बंसल न्यूज की टीम पहुंची शहडोल और जाना कि जनता की कसौटी पर जनप्रतिनिधि कितने खरे उतरे हैं। साथ ही ये भी जाना कि 2023 में वो क्या चाहते हैं।
ये क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है। यहाँ पे जितना भी आदिवासियों के प्रति, उनके विकास के प्रति, उनके उत्थान के प्रति जितना भी हम सोचेंगे वो बहुत बहुमूल्य होगा। आज हमारे पिछड़ा शेड्यूल आदिवासियों से पिछड़ता हुआ जा रहा है, उन विकासहीन हो रहा है और ऐसे ही अगर रहा तो आदिवासियों से धीरे धीरे वोट बैंक खिसकते जाएंगे। मैं चाहता हूँ आदिवासी के उत्थान के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए और उनके अच्छे परिणाम के लिए आप इस जगह का विकास कीजिए, आदिवासी को लोगों का विकास कीजिए। डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं, इसके कारण ही बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है ना अच्छे समय पे इलाज होने के कारण। और मेरे को एक्साइटमेंट तो फर्स्ट टाइम वोट करूंगी तो एक्साइटमेंट बहुत है, लेकिन लगता है कि क्या मैं सही लोग को वोट कर पाऊंगी जो हमारे फ्यूचर के लिए वर्क करेंगे कि नहीं। मेरी नज़र में चुनाव का मतलब ये है कि हमें हर चीज़ को सुविधा मिलना चाहिए। याद 5-6 महीना हो चुका है, न लाइट का बंदोबस्त, न नाली का, न सड़क का कोई योजना का, न तालाब में सूखा हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम किस चीज़ का टैक्स जमा करेंगे? ये 2 साल का टैक्स जो हमसे लिया जाएगा, गरीब कहाँ से कहाँ पैसा पाएंगे? 2023 के चुनाव में अगर मैं जब भी वोट डालने जाऊंगा तो मैं ऐसी सरकार चुनना चाहूँगा जिसका जो अभी करंट मुद्दा है देश का, जो सबसे क्रिटिकल मुद्दा है बेरोजगारी, जहाँ पर बेरोजगार युवा पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी पढ़ाई कर चुके हैं बट उनके पास कोई रोजगार नहीं है। चुनाव का ये मतलब है कि कहने के लिए तो शहडोल संभाग बन गया है, फिर भी यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार की बहुत सारी प्रॉब्लम है। कितने सारे लोग हैं जो ऐसे ही बिना जॉब के घूम रहे हैं, सबको जरूरत। तो चलिए इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।